हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर 13, 14, 15, 16, 17 यानी कि 5 दिनों का कंबाइंड यहाँ पे न्यूज़ रहेगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये 13 मार्च की न्यूज़ है। अमृत महोत्सव की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पीएम ने पदयात्रा को किया है रवाना अमृत महोत्सव के कारण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2022 में आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे। उस उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव शुरू किया जा रहा है 75 वीक पहले, यानी कि 75 सप्ताह पहले ये अमृत महोत्सव शुरू किया जा रहा है। जब ये सेलिब्रेट किया जाएगा यानी कि 2022 में सेलिब्रेट किया जाएगा, 75 साल पूरे होंगे 2022 में। उससे यानी कि 2022 में जिस दिन होगा उस दिन से 75 हफ्ते पूर्व यह शुरू किया जा रहा है। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पीएम मोदी ने शुक्रवार को साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया है यहाँ पे। तो पीएम मोदी साहब ने आश्रम से दांडी तक जाने वाले 81 पदयात्रियों को रवाना भी किया है। जैसा कि गांधी जी ने 1930 में जब किया था स्टार्ट, वो मुझे डेट जरूर बताइए आपको यदि याद हो तो। इंपॉर्टेंट डेट है, वो पूछी जाती है कई बार एग्जाम्स के अंदर। ये यहाँ पे बात की जा रही है अब बायोलॉजी और कॉमर्स के छात्र भी कर सकेंगे इंजीनियरिंग। तो एआईसीटी ने कुछ इस प्रकार की एक गाइडलाइन, कुछ इन्फॉर्मेशन जारी की है कि अब बायोलॉजी कॉमर्स के छात्र भी इंजीनियरिंग कर सकेंगे। यानी कि ये एक अच्छी खबर है कि पहले ऐसा नहीं होता था, केवल जो मैथ वाले जो लड़के विद्यार्थी जो होते थे केवल उन्हीं को अलाउ किया जाता था। बट अभी यहाँ पे कॉमर्स को भी इन्होंने अलाउ कर दिया है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या नई संभावनाएं निकल के आती हैं, क्या नए चीज़ें निकल कर के आती हैं। ये जो डिसीजन लिया गया है इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो ये एक न्यूज़ आई है यहाँ पे एआईसीटी की तरफ से। ये बात की जा रही है मिताली राज, इंडियन वुमेन क्रिकेट में कैप्टन रह चुकी हैं मिताली राज। तो यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है कि भारतीय महिला क्रिकेट की वनडे टीम की कप्तान है मिताली राज ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया है। क्या इतिहास रचा है इन्होंने? 10,000 रन बनाने वाली दुनिया की दूसरी व अकेली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नोट जरूर कर लीजिएगा कि मिताली राज 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं और दुनिया के अंदर ऐसा करने वाली वो दूसरी महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे क्रिकेट के संबंध में। अनामिका जी हैं, तो इनको हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2020 का। अनामिका जी को देख लेते हैं न्यूज़। तो हिंदी कविता संग्रह के लिए अनामिका व कन्नड़ में महाकाव्य के लिए कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ कैसे बन जाती है ये? कांग्रेस के नेता हैं वीरप्पा मोइली साहब, इनको वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा यहाँ पर की गई है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हिंदी कविता संग्रह के लिए अनामिका व कन्नड़ में महाकाव्य के लिए। तो कन्नड़ में उन्होंने महाकाव्य की रचना की है, तो उसके चलते इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। ये बात की जा रही है रेलवे और टेलीकॉम सेक्टर, यानी कि जो मतलब मेजर हम बात करें टेलीकॉम में तो बीएसएनएल का नाम निकल के आता है और ऐसी कई और कंपनीज हैं, एमटीएनएल है जैसे कि, पीएसयू है ये भी। तो रेलवे और टेलीकॉम से 1.3 लाख करोड़ जुटाने के लिए केंद्र सरकार मुहिम चला रही है, कुछ ना कुछ उपाय ऐसे कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होगा क्या, यानी कि दिस इन्वेस्टमेंट, यानी कि सरकारी जो उपक्रम है उनको सेल करना प्राइवेट हाथों में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1.3 लाख करोड़ जुटाने हैं। तो जो सरकारी उपक्रम है जैसे बीएसएनएल है, इसको सेल कर दो, एयरपोर्ट जैसे कि एयर इंडिया, इसको सेल कर दो, पैसे कमाओ वहाँ से। मतलब कि ये अपना जो फंडा बता रहे हैं, फंड इकट्ठा करने के लिए ये इनकी एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे एसेट मोनेटाइजेशन एक वर्ड आता है, तो एसेट का मोनेटाइजेशन यहाँ पे किया जाता है कि कितनी उसकी कीमत कितनी है। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसी कमिटी होती हैं, ऐसी कंपनी होती हैं जो कि एसेट का मोनेटाइजेशन करती हैं। सपोज कि केंद्र सरकार को यदि बीएसएनएल को सेल करना है प्राइवेट हाथों में, तो इस बीएसएनएल की एक वैल्यू निकल के आएगी जिसका कि मोनेटाइजेशन फिर किया जाएगा। सपोज कि बीएसएनएल की बोली निकल के आती है या इसकी कीमत निकल के आती है वैल्यूएशन करने के बाद 50,000 करोड़, तो सरकार 50,000 करोड़ में इसको निजी हाथों में सेल कर देगी और 50,000 करोड़ सरकार के पास आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये
1.3 लाख करोड़ जुटाने की बात यहाँ पे की जा रही है। और रेलवे पे भी आने वाले समय में कुछ नजरें हैं, रेलवे में कुछ निजीकरण की बात चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। ये है पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली साहब, जिनकी की अभी बात करके चुका हूं मैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया है। एम वीरप्पा मोइली सहित विभिन्न भाषाओं के 20 साहित्यकारों को वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो हिंदी भाषा में अनामिका को उनके कविता संग्रह के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो याद रखिएगा, वीरप्पा मोइली साहब की कृति है अनामिका। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, कांग्रेस से संबंधित है, तो इनके बारे में प्रश्न पूछने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं, तो नोट जरूर कर लीजिएगा आप। ये बात की जा रही है लीबिया देश की। लीबिया, इसकी जो कैपिटल है वो है त्रिपोली। तो लीबिया की पहली विदेश मंत्री होंगी अल मंगोश। तो लीबिया देश है एक, लीबिया कहाँ पे है, ये है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। लीबिया एक देश है जहाँ पर की पहली विदेश मंत्री होंगी अल मंगोश। अल मंगोश, ये इनकी पिक्चर है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इसके बारे में एक न्यूज़ निकल के आई है। तो ये महिला है, तो इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है कि इस प्रकार ऐसे देशों, मतलब जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे महिलाओं को लेकर ज़्यादा प्रमोशन नहीं रहता है, उनको वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। तो इस प्रकार के देशों में महिला को विदेश मंत्री बनना तो बड़ी बात हो जाती है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई है। कैपिटल जरूर याद रखिएगा, लीबिया की त्रिपोली। ये बात की जा रही है बिटकॉइन की। रिकॉर्ड 43 लाख रुपए पार कर गया है, यानी एक बिटकॉइन की कीमत 43 लाख रुपए की हो गई है। आप समझ सकते हैं कितनी महंगी हो गई है। यहाँ पे डॉलर में भी कीमत को दर्शाया गया है, $60,012 की एक बिटकॉइन बताई गई है यहाँ पे। तो बिटकॉइन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी एक मतलब अनकंट्रोल्ड ये पूरा का पूरा एक सिस्टम चल रहा है बिटकॉइन का, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है, किसी देश की गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। ये अनकंट्रोल्ड वे में चला जा रहा है। इसकी कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था, आई थिंक मुझे याद है 8-10 साल पहले की शायद ये बात होगी, 10 नहीं तो 8 साल पहले की बात होगी। तब इसकी कीमत शायद कुछ 4 लाख के आसपास थी बिटकॉइन की, और आज आप देख सकते हैं कि 43 लाख के आसपास ये बिटकॉइन की कीमत पहुंच गई है। तो किस प्रकार से ऊपर जा रही है, ये एक बड़ी चीज़ है। ये बात की जा रही है यहाँ पे विजयगढ़ दुर्ग की। तो विजयगढ़ दुर्ग को जो मेन स्ट्रीम है पर्यटन स्थल में, वहाँ पे शामिल करने की बात की जा रही है। सरकार की स्वीकृति मिले तो बन सकता है पर्यटन स्थल। तो ये विजयगढ़ दुर्ग है सवाई माधोपुर जिला के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा चर्चा में नहीं रहा है विजयगढ़ दुर्ग, लेकिन पूछा जा सकता है आपसे। तो विजयगढ़ दुर्ग है सवाई माधोपुर जिला के अंदर, इंपॉर्टेंट है। ये एस्टरएक्स 2021 क्या है ये, तो ये है एस्टरएक्स 2021 अंतरिक्ष तक पहुँचे प्रयास। फ्रांस ने किया है पहला सैन्य अभ्यास, यानी कि फ्रांस कंट्री ने अपना पहला सैन्य अभ्यास कहाँ पे किया है, ये किया है स्पेस के अंदर, और उसका नाम दिया है एस्टरएक्स 2021। इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि स्पेस में जाकर के आप इस प्रकार की एक्सरसाइज करना, सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी भी देश के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि स्पेस के अंदर अभी हाल ही में किस देश ने सैन्य अभ्यास किया है। तो ये किया है फ्रांस ने, इसका नाम है एस्टरएक्स 2021। ये बात की जा रही है देश का पहला एसी रेलवे टर्मिनल, ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, तो देश का पहला एसी रेलवे टर्मिनल बनाया गया है बेंगलुरु के अंदर। भारत रत्न है सर एम विश्वेश्वरैया, ये नाम बहुत ही फेमस नाम रहा है, ये इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो विश्वेश्वरैया साहब को भारत रत्न दिया गया था। तो यहाँ पर इनके नाम से बेंगलुरु में ये खोला गया है, ये एसी रेलवे टर्मिनल जो है यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है बेंगलोर के अंदर। तो ये पता होना चाहिए, देश के अंदर इस प्रकार का पहला टर्मिनल बनाया गया है। तो विश्वेश्वरैया साहब को भारत रत्न किस ईयर में दिया गया था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये बात की जा रही है देश में पहली बार मुंबई में विकसित देशों की तर्ज पर इमरजेंसी के लिए अलग लेन बनाई जा रही है। किसकी लेन बनाई जा रही है, देख सकते हैं आप, समुद्र के नीचे बन रही है हाईटेक सड़क, यानी कि समुद्र के नीचे से सड़क निकाली जा रही है इमरजेंसी के लिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक बात होती है, मतलब अगर ये जिस दिन तैयार होकर निकल के आएगी तो देश के लिए बड़ी ही गर्व की बात होगी कि समुद्र के अंदर से इस प्रकार की टनल के थ्रू हमने एक सड़क का निर्माण किया है। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी सुरंग परियोजना है ये, यहाँ पे बताया गया है ये। इसकी लंबाई बताई गई 2.07 किलोमीटर की लंबाई है। तो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्र के नीचे बन रही हाईटेक सड़क देश में पहली बार कहाँ बनाई जा रही है, तो मुंबई के अंदर बनाई जा रही है इस प्रकार की सड़क। ये बात की जा रही है इको सेंसिटिव जोन की। तो इको सेंसिटिव जोन बनाने की
रहा पर है सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में इको सेंसिटिव जोन बनाने की बात की जा रही है। मुझे ज़रा बताइए कि इको सेंसिटिव जोन किस एक्ट के तहत, मतलब कि एक एक्ट है जिसके तहत ये इस्टेब्लिश किया जाता है इको सेंसिटिव जोन, और इको सेंसिटिव जोन में कितना एरिया कवर किया जाता है, नेशनल पार्क का या अभ्यारण्य का जो भी एरिया होता है उसकी बाउंड्री से कितना डिस्टेंस लिया जाता है इको सेंसिटिव जोन में, ये मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये बात की जा रही है सरिस्का टाइगर रिजर्व की, जो कि अलवर में स्थित है। पांडु पोल बड़ा ही फेमस एक पर्यटन स्थल है अलवर के अंदर, ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स के अंदर, तो इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। ये बात की जा रही है मराठा आरक्षण की। मराठा आरक्षण अभी हाल ही में एक ज्वलंत मुद्दा निकल करके आया है, तो इसके लिए 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ की व्यवस्था भी की गई है। तो ये आपसे पूछा जाता है कई बार कि संवैधानिक जो पीठ होती है उसमें कम से कम कितने जजेज होते हैं, तो आप देख सकते हैं उन जजेज की संख्या होती है 5, कम से कम 5 होते हैं। फिर संवैधानिक पीठ में इससे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन 5 सदस्य होने चाहिए संवैधानिक पीठ में, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो वहाँ पे 5 सदस्य होते हैं। मुझे बताइए इसके लिए कौन सा अनुच्छेद में व्यवस्था है संवैधानिक पीठ की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक पीठ का जिक्र किया गया है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अब यहाँ पे क्या बात चल रही है, यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर मराठा जो आरक्षण है उसके संबंध में न्यूज़ कवर की गई है। 50% से ऊपर आरक्षण देने की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रहा है कि क्या प्रोविज़न किए जाने चाहिए ऐसे। इसके संबंध में आपको पता होगा कि तमिलनाडु का एक मामला है जहां पर कि 69% आरक्षण दिया गया है और इसको 9वीं अनुसूची में रखा गया है इस सब्जेक्ट को, ताकि इसको कोर्ट के अंदर ना लाया जा सके, इसलिए इसको 9वीं अनुसूची के अंदर रखा गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में 69% जो आरक्षण दिया गया है वो संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो ये है 9वीं अनुसूची। अब यहाँ पे बात की जा रही है 102 संविधान संशोधन, तो ये आपको पता होना चाहिए 102 संविधान संशोधन के तहत एनसीबीसी यानी कि जो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 102 संविधान के तहत, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ संविधान के अनुच्छेद 15(4) की बात की गई है, 16(4) की बात की गई है। तो 16(4) अनुच्छेद के अंदर जो रिजर्वेशन है, नौकरियों का रिजर्वेशन है, उसकी बात की जाती है 16(4) के अंदर। और संविधान का अनुच्छेद 15(4) जो है वहाँ पर जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 15(4) के अंदर। तो हालांकि पिछड़ा जो शब्द है ये शब्द कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रोविज़न दिए गए हैं। ये जो अनुच्छेद जिक्र कर रहा हूँ आपके साथ में 15-16, यहाँ पर इनकी बात की गई है। इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हो जाते हैं, इनके बारे में आप ज़रूर देख लीजिएगा। अनुच्छेद 342A, 366, 342A, ये सॉरी 2 ही हैं, ये सेम है सॉरी। तो 342 और 366 आप जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज यहाँ पे चल रहे हैं। अब एक केस निकल के आता है इंदिरा साहनी केस, 1992 का केस है इंदिरा साहनी केस। यहाँ पर जब आरक्षण की बात निकल के आई थी तो इस केस में कहा गया था, इस केस में सुनवाई हुई थी कि क्या 50% से ऊपर आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट एक केस था इंदिरा साहनी केस। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रहा है कि राज्यों में क्या वाकई आरक्षण की सीमा को 50% से ऊपर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की भी बातें चल रही हैं। 103 संविधान संशोधन है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 102 और 103 लेटेस्ट संविधान संशोधन है, इनके बारे में आइडिया आपको होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस प्रकार की चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कुछ आयोग बनाए गए हैं पिछड़ा आयोग को लेकर के, तो देख सकते हैं आप। पहला आयोग, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो पिछड़ा जो आयोग है यानी कि ओबीसी की स्पेशली बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसके संबंध में पहला आयोग आया था काका कालेकर आयोग, ये पूछा जा सकता है आपसे, काका केलकर सॉरी। तो ये आया था 1953 को गठित किया गया था काका केलकर आयोग, यहाँ पे ये बात की जा रही है यहाँ पे। तो पहला आयोग आपसे पूछा जा सकता है, काका केलकर आयोग है यहाँ पे। तो इसमें जातियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा बताया गया था। केंद्र सरकार ने 1961 में यह रिपोर्ट खारिज कर दी थी। तो काका केलकर आयोग सबसे पहला आयोग है पिछड़ा आयोग को लेकर के, पिछड़ा वर्ग जो है उनको रिजर्वेशन दिलाने को लेकर के, लेकिन इसकी सिफारिशें सरकार के द्वारा खारिज कर दी गई। दूसरा आयोग आता है 1979 में, तत्कालीन पीएम थे वहाँ पे उस समय मोरारजी देसाई साहब, उनके समय पे आता है बीपी मंडल आयोग, बहुत ही फेमस आयोग है, इसकी सिफारिशों को मान लिया गया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट आयोग है बीपी मंडल आयोग ओबीसी के संबंध में।
तो ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी सिफारिशों को मान लिया गया था और ओबीसी को 27% का कोटा दे दिया गया था मंडल आयोग की सिफारिश पे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए ओबीसी के बारे में, जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, घटनाक्रम चल रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नोटा के बारे में बात की गई है यहाँ पे, नोटा को अधिक वोट मिले तो फिर कराए जाएं चुनाव, तो ऐसी बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव संबंधी एक याचिका पर केंद्र सरकार व निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है यहाँ पे, और इसमें नोटा को सर्वाधिक वोट मिलने पर चुनाव अमान्य करार देने व दोबारा चुनाव कराने का निर्देश भी दिया है यहाँ पे, निर्देश देने का अनुरोध किया, सॉरी रिक्वेस्ट की यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या बोल रहे हैं कि सपोज ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है, टोटल वोट कितने हैं यहाँ पे, टोटल वोट यहाँ पे दिए गए हैं 5000 की वोटिंग है, 1000 ए को पड़े हैं, 1000 बी को पड़े हैं, और नोटा की हम बात करें तो यहाँ पड़े हैं 3000 वोट। तो इस केस, सॉरी ये मैंने बराबर कर दिए यहाँ पे, सपोज कीजिए आप 1200 यहाँ पड़े हैं और 1300 यहाँ पड़े हैं, तो ये कितने हो गए, 3 2 5 2500, और कुल मिलाकर के 2500 वोट यहाँ पड़े हैं 5000 में से। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि ये जो 2500 वोट मिले हैं नोटा को, तो इसके आधार पर वहाँ पे चुनाव जो होने वाले थे पहले के, अभी तक क्या होता है कि इसको यहाँ पे विजेता घोषित कर दिया जाता है जिसको कि 1300 वोट मिले हैं, लेकिन इनका मानना यहाँ पे ये है सुप्रीम कोर्ट का कि ये चुनाव खारिज करके इसको दोबारा से इलेक्शन कराए जाने चाहिए यदि नोटा को अधिक वोट मिलते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है चुनाव आयोग व केंद्र सरकार से, देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। IT एक्ट 2000 की बात की गई है यहाँ पे, तो सरकार ने कबूला, हाँ फोन टेपिंग हुई है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई है यहाँ पे। तो ये बात की गई है फोन टेपिंग की। ये जब भी राजस्थान के अंदर एक सियासी घटनाक्रम चला था, जब सचिन पायलट साहब अपने गुट को लेकर के जो थोड़ी सी दिक्कतें हो गई थी सरकार के साथ में, कहीं बैठ गए थे वो किसी हरियाणा के एक प्लेस पे, तब की बात की गई है। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ बताया गया कि इस प्रकार से जो फ़ोन टेपिंग की गई है, तो यहाँ पर एक जिक्र किया गया है, ये है भारतीय तार एक्ट की बात की गई है यहाँ पे, इंडियन तार एक्ट ये है, इसके नियम की बात की गई है 2007 के नियम 419A और IT एक्ट 69, IT एक्ट की एक धारा 69, इसका यहाँ पे इन्होंने उल्लेख किया है। एक तो है भारतीय तार एक्ट 1885 की धारा 5(2) का, और IT एक्ट की धारा 69 का। तो ना ये जरूर याद रखिएगा, IT एक्ट की धारा 69 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। यदि सरकार को लगता है कि राजकार्य में या सरकार के किसी भी मतलब अहित करने के उद्देश्य से कोई कार्य ऐसा किया जा रहा है, तो सरकार वहाँ पे फ़ोन टेपिंग कर सकती है। इस प्रकार की इन्होंने यहाँ पे बात बताई गई है। और ये जरूर ये भी आप याद रखिएगा, भारतीय तार एक्ट 1885 पूछा जा सकता है आपसे। तो IT एक्ट 2000 में आया था और इसमें संशोधन किया गया था 2008 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि IT एक्ट में संशोधन कब किया गया था, और इसकी जो धारा है 69, IT एक्ट की धारा है 69, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट इसका एक सेक्शन है IT एक्ट का, जिसके आधार पर इस प्रकार की फ़ोन टेपिंग की जाती है। यहाँ बात की गई है कान्हा नेशनल पार्क की। तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। यहाँ पे अपने शावकों के साथ सैर पर निकली है बाघिन नैना बाघिन का नाम है। तो अपने शावकों के साथ ये खेल रही है, मध्य प्रदेश के अंदर है। कान्हा नेशनल पार्क पूछा जा सकता है आपसे, तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। टाइगर स्टेट भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ है स्वप्न दास गुप्ता साहब राज्यसभा में सांसद थे, लेकिन बीजेपी से इनको अभी MLA का टिकट मिल गया है, तो इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का उल्लंघन यहाँ पर किया गया है, यानी कि दल बदल कानून का उल्लंघन हुआ है यहाँ पे, 10वीं अनुसूची का उल्लंघन हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये बीजेपी पार्टी की तरफ से टिकट दिए जाने को लेकर के इन्होंने राज्यसभा की सीट से अपना त्याग कर दिया है, और अब वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वहाँ पे ये इलेक्शन अभी लड़ेंगे स्वप्न दास गुप्ता साहब। तो ये बात इनकी की गई है। तो इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने अभी इस्तीफा दिया है, तो एक आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020, नाम याद रखिएगा, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020। भारत में अब 6.33 लाख न्यू मिडिल क्लास परिवार। तो ये बता रहा है, ये एक प्रकार का सर्वे है। यहाँ पे इसने बताया है कि कितने अमीर बढ़ रहे हैं, कितनी मिडिल क्लास फैमिली बढ़ रही हैं, कितने लोग गरीबी की सीमा में आ गए हैं। तो इस प्रकार की रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत की गई है
हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट। वेल्थ आप समझ सकते हैं, यानी कि धन संपत्ति से मतलब है इसका। तो गरीबी अमीरी के बारे में यदि कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो याद रखिएगा हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 इस प्रकार की रिपोर्ट पब्लिश की गई है। ये बात की गई है सबसे ऊंचा रेलवे पुल और जुड़ गया आर्च। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है सबसे ऊंचा रेलवे पुल? तो बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल। तो पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के अंदर। कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। बेहद ही इंपॉर्टेंट नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये बात की जा रही है किलीमंजारो की। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है किलीमंजारो। तो 7 साल का विराट पहुंचा है शिखर पर। तो ये बात की गई है किलीमंजारो की। यहाँ पर हैदराबाद का एक 7 वर्ष का विराट है, ये बच्चा, ये देख सकते हैं आप पिक्चर है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने फतेह की है किलीमंजारो पे। तो बहुत बड़ी बात होती है। आप देख सकते हैं इसकी हाइट 5,895 मीटर ऊंची है किलीमंजारो, तकरीबन 6 किलोमीटर ही आप मान सकते हैं इसको। और माउंट एवरेस्ट की यदि हम बात करें तो वो है 8,848, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे इसकी हाइट 5,895 मीटर है किलीमंजारो की हाइट। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।